हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अरे सर बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आइए तो बेटा एक बार सिर्फ आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कौन सा सर? हम पिछली क्लास के अंदर न्यूमेरिकल की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो क्या आप लोगों ने प्रैक्टिस किया? नहीं किया तो बेटा अगर कर रहे हो और उसके बाद में कोई डाउट अगर आता है आपके पास में तो आप मुझे अपना डाउट मेंशन करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज का पार्ट। आज का पार्ट भी बड़ा प्यारा पार्ट है बेटा। क्यों सर प्यारा क्यों बोल रहे हो? एक ऐसा टॉपिक जिसे इस बार सीए फाउंडेशन में पहली बार पढ़ोगे बेटा। इससे पहले आपने पार्ट नहीं पढ़ा हुआ। सर क्या सच में ऐसा टॉपिक है? यस बेटा यस, एक ऐसा टॉपिक जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ। ये टॉपिक आपके सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स में ही पार्ट पढ़ते हैं आप लोग। इट मीन सर इसका मतलब ये भी हुआ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आओ नाम देख के समझ जाएंगे। चलो नाम लिखो, डिमांड फोरकास्टिंग। बोलो बोलो बोलो, नाम सुना? सर डिमांड का नाम तो सुना, फोरकास्टिंग की अलग से सुना, पर दोनों का नाम साथ में कैसे आया? वही तो पढ़ना है बेटा। डिमांड फोरकास्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। आपके सिलेबस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। नया है और इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसकी सिर्फ मीनिंग पढ़ेंगे नहीं नहीं बेटा, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर जो हमें पढ़नी है। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, कैसे उसको यूज किया जाता है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस के पार्ट है। तो इन शॉर्ट एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब बिजनेस डिसीजन लेते हैं तो डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। अब फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? फोरकास्ट का मतलब होता है बेटा, देखो द वर्ड फोरकास्टिंग मतलब आपने सुना होगा वेदर फोरकास्टिंग। सुना आपने वर्ड वेदर फोरकास्टिंग? मतलब एग्जांपल के लिए मौसम के बारे में फोरकास्ट करना कि भैया एग्जांपल के लिए मान लो कौन सा तूफान कब आने वाला है, बारिश कब आने वाली, मौसम का, ये सब कुछ क्या होता है। यहां पर अपने वर्ड सुना फोरकास्टिंग, बट यही वर्ड हम पढ़ने वाले डिमांड के साथ में। इन शॉर्ट बिजनेस भी, मैनेजर्स भी, फॉर्म्स भी, प्रोडक्शन यूनिट भी अपने फोरकास्ट करते हैं डिमांड को। सिंपल सी बात, जो सामान मैं बना रहा हूं क्या उसकी डिमांड फ्यूचर में होगी या नहीं होगी, और होगी तो कितनी होगी। ये सारे डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, और इसी वजह से आईसीआई की नजरों में ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो लिखना शुरू करें, आइए लिखना शुरू करते हैं। नोट करना शुरू करो बेटा। चलो 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 नोट करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। ओके नोट कीजिए बेटा, लिखो लिखो लिखो, समझाऊंगा फिर। हालांकि पीछे बात आई थी इसके बारे में, आई थी ना, हाँ याद आया सर। लिखो, डिमांड फोरकास्टिंग refers to the tools, कौन से टूल्स? ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर डिमांड। आपके प्रोडक्ट की फ्यूचर में कितनी डिमांड होने वाली है इसके बारे में पहले से ही पता लगाना, अंदाजा लगाने को बोलते हैं। एस्टिमेशन बोल सकते हो वीकेंड से, कि पहले से अंदाजा लगा ले कि भाई कितनी होने वाली। कैसे लगाओगे? लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ, नोट करो अभी तो ये टॉपिक बढ़ेगा, याद करो थ्योरीज डील्स विद लॉ ऑफ डिमांड। जब हम पढ़ रहे थे वहां पर हमने पहला थ्योरी लिखा था, याद करो, डिमांड फोरकास्टिंग वाला पार्ट याद आया? बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमने लिखा था। पढ़ते हैं आगे। ऑन द बेसिस ऑफ, लिखो बेटा, थ्योरीज में पढ़ चुके हैं। पास्ट बिहेवियर, ऑफ द बेसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर, याद है ऑपरेशनल इश्यूज के अंदर पढ़ा था, वहां नहीं, ऑपरेशनल इश्यू में पढ़ा था हमने। द फर्स्ट थ्योरी डिमांड फोरकास्टिंग एंड डिमांड एनालिसिस, याद है? ये वही टॉपिक है बेटा। आइए पढ़ते हैं। ऑन द पास्ट बिहेवियर ऑफ द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। सिंपल सी बात भैया, फ्यूचर पास्ट में किसी सामान की कितनी डिमांड रही, कैसे कैसे डिमांड है। मैंने एग्जांपल भी लिया था, याद करो, मैंने पूछा था आप लोगों से, बताओ अगर पिछले 5 साल से मेरे सामान की डिमांड लगातार गिरती जा रही है जो मैं बना के दे रहा हूं लोगों को, क्या इस बार भी वही बना के दूं? बताना मुझे। नहीं सर ऐसा नहीं है। तो क्यों ऐसा कहना, क्यों नहीं है, उसी को समझना हमें। आइए अब लिखो बेटा, इसके लिए कुछ बातें लिखते हैं। यहां तक तो आपने पीछे तक सिर्फ और सिर्फ मीनिंग लिखा था, इसको अब आगे लिखते हैं। नोट करो बेटा, इसमें आगे लिखिए, मीनिंग के बाद लिखो, लिखो डिमांड फोरकास्टिंग does not provide 100% accuracy, but it may provide a reasonable accuracy। सिंपल सी बात बताओ मुझे, क्या फ्यूचर सर्टेन है कि फ्यूचर में क्या होने वाला हमें पहले से पता है? नहीं सर। तो मुझे बता, अगर पास्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम अगर एस्टिमेशन लगा भी रहे हैं फ्यूचर को लेके, तो वो सही भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं। तो कहने का हमारा 100% एक्यूरेसी मिल जाए ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इतना है कि भैया रीजनेबल एक्यूरेसी जरूर मिलेगी आपके पास। इतनी जरूर मिल जाएगी बिजनेस को अपने डिसीजन लेने में हेल्प मिल जाए।
रीजनेबल एक्यूरेसी। लिखो। अब मुद्दा आता है कि सर यह क्या लोकल लेवल पे होता है? नहीं, लिखो दिस टूल, टूल कौन सा टूल? डिमांड फोरकास्टिंग। दिस टूल, लिखते रहो समझाऊंगा फिर। दिस टूल इज कौन सा? डिमांड फोरकास्टिंग इज यूजफुल फॉर, लिखो किसके लिए? ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल भी। लिखो लोकल एंड इंटरनेशनल बिजनेसेस, और वो उसको यूज भी करते हैं, ध्यान रखना। बिजनेस हो, फर्म्स हो, आई कैन से प्रोड्यूसर्स, ये सब लोग इसे यूज करते हैं। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट हमने मीनिंग लिखा, ये टॉपिक आप पहली बार पढ़ रहे हैं बता दूं बेटा, इसलिए बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसे हम पढ़ने वाले हैं, नोट करेंगे फिर पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और लोकल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे काम आता है, इसे यूज किया जाता है। डिपेंड करता है कि ऑपरेशन ऑफ वर्क क्या है, कॉस्ट कितनी है, टाइम कितना लग रहा है आपके, उसके बेसिस के ऊपर। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। पहले नोट करेंगे फिर समझेंगे। हाँ, पहले नोट करेंगे फिर समझेंगे इसको लेके। ओके, ठीक है सर, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। चल चलो चले, नोट करें। चलो आगे लिखते हैं। आगे लिखो बेटा, इसमें नोट करेंगे, हेडिंग बनाओ, इसमें आगे पॉइंट लिखो, हेडिंग नहीं पहले पॉइंट लिखेंगे। लिखो बेटा, डिमांड फोरकास्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजर। ये काम कौन करता है भैया? ये काम कौन करता है? मतलब दिस टूल, दिस मतलब इसका नाम लिख दो ना सीधा, लिखो डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग is an important tool किसके लिए? किसका? ऑफ मैनेजर्स। क्योंकि मैनेजमेंट का काम कौन करता है? मैनेजर करते हैं। तो क्यों उसके लिए ऐसा क्यों बोला गया? लिखो क्योंकि ये क्या करता है, लिखो इसलिए नीचे लिखो, इट रिड्यूसेस, बिकॉज इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। जब आपको फ्यूचर के रिगार्डिंग पहले से प्रिडिक्शन होगा तो बताओ फ्यूचर में टेंशन होगी? नहीं सर, लिखो इट रिड्यूस अनसर्टेनिटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। याद आया किसको बोलते हैं? याद है किसको बोलते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर क्या भैया बताना? एग्जांपल के लिए आपके बिजनेस से बाहर होने वाला कोई भी पार्ट, अगर गवर्नमेंट ने चेंजमेंट किया, कंपटीशन मार्केट में आने वाला है। अब मुझे बताओ, अगर किसी बिजनेस को ये पता चल जाए कि मार्केट में उसकी कंपटीशन में कौन सा आइटम आने वाला है, ये कंफर्म हो जाता। एग्जाम्पल के कोरोना हुआ, लिसन टू मी, तो कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग थे, लोगों के पास में एग्जाम्पल सामान मंगवाना नहीं मंगवाना, प्रोडक्शन करें ना करें, कौन से आइटम में प्रोडक्शन करें। जवाब दो, सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है? सोच के देखो ध्यान से। सर हैंड सैनिटाइजर और मास्क ज्यादा बिक रहा है। जवाब दो, अगर किसी जिन बिजनेस ने पहले से फोरकास्टिंग किया था कि अगर ऐसी कंडीशन आ रही है और उसकी वजह से कंट्री में किस चीज की डिमांड होगी, तो जवाब दो, क्या वो लोग अपना प्रोडक्शन उस अकॉर्डिंग करेंगे? नहीं करेंगे? करेंगे सर। आइए बात करते हैं, नोट करते हैं पहले इसको। चलो, इट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यू कैन ऑल्सो राइट एनवायरमेंट भी बोल सकते हो इसको। एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट का मतलब ऑटोमेटिक वही है एनवायरमेंट की बात। देखो, इन विच बिजनेस डिसीजंस आर मेड, जहां पर एक्चुअल में डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वहां पर कैसे काम किया जाएगा, ये आपको डिमांड फोरकास्टिंग की हेल्प, इसकी आपको हेल्प मिलती है। चले, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो इसके अंदर, यू कैन राइट इट एज, इट हेल्प्स इन, लिखते रहो समझाऊंगा, इट हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर फ्यूचर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वही तो बात आगे बोली हमने अभी, भैया फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन करोगे, किस प्राइस पर बेचोगे, फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन करोगे, किस प्राइस पर बेचोगे, इस बात का डिसीजन या डिमांड फोरकास्टिंग अगर आपको आपने किया हो, ये टूल अपना के आपने, मैनेजर ने, आपके जो बिजनेसमैन था, जो प्रोड्यूसर था, जो फर्म थी, अगर उसने पहले से आइडिया लगा लिया भैया कि कौन सा आइटम बनने वाला है, तो क्या आपने प्रोडक्शन की रिगार्डिंग
या सेल के रिगार्डिंग, मार्केटिंग के रिगार्डिंग प्लानिंग कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर पाओगे। आगे लिखो इसमें, ये बात थी, इसकी बेसिक बातें। अब इसमें हेडिंग लिखते हैं। चलो 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 हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग लिखो बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इंपॉर्टेंस ऑफ। सिग्निफिकेंस कहूं या इंपॉर्टेंस कहूं मतलब सेम है। इसमें जरा डीप में लिखना, शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। मेन बनता है इसके अंदर इसकी टूल्स कि कौन कौन सी टेक्निक से आपकी डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है। ये दुनिया भर के अंदर क्या, ये सर हम नॉर्मली ऑलरेडी पढ़ नहीं बेटा, बताया था ना प्रैक्टिकली है, तो प्रैक्टिकली से बताऊंगा यहां पर कि सर कौन कौन से टूल्स हैं, ये कौन कौन सी टेक्निक है जिन्हें यूज किया जाता है डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए। पहले इंपॉर्टेंट में फर्स्ट लिखो, बताओ बेटा बताओ, क्या प्रोडक्शन की प्लानिंग करने में हेल्प करेगा नहीं करेगा? करेगा सर, तो लिख लो, फिर पॉइंट लिख लो, प्रोडक्शन को प्लान करने में हेल्प करता है, रिमेंबर? हाँ जी सर। दूसरा लिखो, बताओ भैया बताओ, सेल कितनी होगी, इस बात का पता भी क्या आपको फोरकास्टिंग से नहीं लगेगा? लगेगा सर। अब सेल अगर आपकी फोरकास्ट कर पाओगे, सिंपल सी बात, आप पता कर पाओगे कि मार्केटिंग पर कितना खर्च करो। यस और नो? यस सर। थर्ड लिखो, नीचे लिख लो इसके, मार्केटिंग में कितना खर्च करो। थर्ड लिखो, अब बताओ ऐसा होगा तो क्या अपने बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे? लिखो, कंट्रोल ऑफ बिजनेस, एक्स्ट्रा वेस्टेज ना हो, आपका बजट बना रहे, आपका खर्चा कितना लगना, रेवेन्यू कहां से आ रही है, तो डिसीजन हो ले पाओगे नहीं ले पाओगे? ले पाएंगे सर। और एक और याद करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कौन सा? इन्वेंट्री भी मैनेज कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे सर, तो लिखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इनको सिर्फ पढ़ना है, रीडिंग करना है, इनको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि पॉइंट पीछे पढ़ चुके हैं आप लोग। इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, इसे नोट करो फिर आगे अच्छा क्या, इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, हमने 4 वर्ड लिखे अभी, और आई थिंक आपको आइडिया लेना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, इन्वेंट्रीज को मैनेज करने के लिए, इन्वेंट्री में याद है कौन से वर्ड पढ़े थे? हाँ हमें याद है, कौन कौन सी बातें याद है आपको? आइडिया है कुछ, कौन कौन से वर्ड थे इन्वेंट्री में? वर्ड कौन कौन से थे? अच्छा ओके, कौन से वर्ड थे इन्वेंट्री में? याद है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, रिमेंबर? हाँ सर, नोट करो, चलते हैं फिर आगे। तो इसको भी मैनेज करने में कौन हेल्प करता है? डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प करता है। चलो चलो चलो, तो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए आप अपने डिसीजन ले पाओगे। यस और नो? यस और नो? यस। और लिखो इसमें, आपने वहां एक और पढ़ा था, याद करो कौन सा पढ़ा था, याद करो, नोट हो गया? चले, याद करो, आपने पढ़ा था कैपिटल के रिगार्डिंग डिसीजन लेना, याद है? कैपिटल डिसीजन या वी कैन से इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब बताओ भैया, अगर पहले से डिमांड को फोरकास्ट कर लिया तो इन्वेस्टमेंट वहां करोगे जहां नुकसान होने वाला? जवाब देना, बताना मुझे। जब आपने पहले से प्लान कर लिया हो कि भैया जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो जिस आइटम के लिए, क्या वो डिमांड, अगर आपको पहले से पता हो कि वहां से मिलने वाली रिटर्न आपकी बहुत कम रहने वाली, क्या इन्वेस्टमेंट करोगे? कभी नहीं करेंगे। लिखो इसके अंदर, लिखो 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 लिखो, कैपिटल डिसीजन, मतलब कैपिटल डिसीजन या वी कैन से कैपिटल मैनेज करने में भी ये आपको हेल्प करता है। यस और नो? सोच के देखो ना, कैपिटल डिसीजन लेने में या मैनेजमेंट करने में हेल्प करेगा नहीं करेगा? क्यों? बिकॉज, लिख लो, चलो लिख लो, बिकॉज कैपिटल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर बेस्ड ऑन the return on investment, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और बताओ, अगर आपको पहले से आइडिया हो बेटा कि रिटर्न कितनी मिल रही है, जवाब दो, क्या रिटर्न मिलेगी नहीं मिलेगी? अगर रिटर्न हाई रहेगी या रिटर्न लो रहेगी तो क्या करोगे? उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लोगे, हाँ है ना? अगर रिटर्न हाई रही तो क्या बोलोगे? इन्वेस्टमेंट इज प्रेफरेबल। इन्वेस्टमेंट क्या बोलोगे? इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बढ़िया रहेगी। और नहीं हुई तो क्या बोलोगे? इन्वेस्टमेंट इज नॉट प्रेफरेबल। ये सारी बातें बताऊंगा, डोंट वरी, लिखते रहो, अभी तुम बस लिखो बेटा, भरोसा रखो, टेंशन मत लो, सारा पार्ट कवर करेंगे। ओके, नोट करो, चलते फिर आगे। इसमें इन्वेस्टमेंट फायदेमंद है या नहीं है, इस बात का डिसीजन आपका कैसे लगेगा? क्योंकि आपको डिमांड फोरकास्टिंग इसमें हेल्प करता है। डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प करता है। कैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, इसमें लिख लो, चाहे लिखना है तो हेड में लिख लो,
लिखो डिसीजन अबाउट इन्वेस्टमेंट कैसे लेगा भैया, लिखो बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करके, बाय कंपेयरिंग द रेट ऑफ रिटर्न, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। भैया सिंपल सी बात, आज का रेट क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या रहने वाला है, सोच के बताओ। आज रेट क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या रहेगा, क्या ये आपको हेल्प नहीं करेगा बिजनेसेस को, मैनेजर्स को, कि डिसीजन क्या लेना चाहिए, यस और नो। भैया महंगे, अगर हाईएस्ट पे लोन पे उठा के आपने इन्वेस्टमेंट डाल दिया रेट पे उठाकर, और आज रेट चल रहा है कम, सोचो हाईएस्ट पे ले लिया और लो पे जाने दे रहे हो, क्या मतलब है, नुकसान जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। अब पढ़ते हैं इसको, रीडिंग करते हैं, आगे नोट करते हो, पहले नोट करो, चलते हैं फिर इसमें आगे। ओके, ये था आपके पास में सिग्निफिकेंस वाला पार्ट, बेसिक पार्ट था, पीछे पढ़ चुके हैं। मेन पार्ट इसमें टेक्निक्स है बेटा, कौन कौन से मेथड से टेक्निक यूज की जाती हैं डिमांड को फोकस करने के लिए। और एक ऐसा टॉपिक है जो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा हो बेटा, ना सुना आपने इकोनॉमिक्स में। चले, नोट हो गया, ये लिखा बाय कंपेयरिंग द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों कंपेयर करके। चले आगे आते हैं, समझाऊंगा तो नोट करते रहो। चलो आगे लिखो, हेडिंग बनाओ बेटा। अब मुद्दा आता है टाइप ऑफ फोरकास्ट क्या है, देखो टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग को कितने पार्ट में डिवाइड किया, नोट करते रहो। लिखो इसमें, फर्स्ट लिखो मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग, फर्स्ट लिखो, यहां लिखते हैं, देखो मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग। ये आपने देखा भी यहां पे कि ऐसा नहीं है कि सिंपल सी बात एक बिजनेस या एक इंडिविजुअल यूनिट अपने फोरकास्ट करेगी, एंटायर लेवल पे भी फोरकास्ट किया जाता है, नेशन के बेस पर, इंटरनेशनल बेसिस के ऊपर। आइए बात करते हैं, लिखो इसमें, लिखो बेटा ये किससे डील करती है, लिखो इट डील्स विद द जनरल इकोनॉमिक एनवायरमेंट। या पता है ना आपको, हाँ सर ये तो पता है हमें, लिख लो चाहे फिर। इट डील्स विद द, ये पीछे पढ़ चुके हैं, जनरल इकोनॉमिक एनवायरमेंट। तो वर्ड जनरल बेटा खुद से बताता है आपको कि ये पब्लिकली सबकी बात कर रहा है। एनवायरमेंट प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी, लिखते रहो, इसमें वर्ड आएगा प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। याद आया, गोल्डन वर्ड्स, इकोनॉमी वर्ड यूज किया, इकोनॉमिक वर्ड यूज नहीं किया। इकोनॉमी लिखो एज, येलो से लिखेंगे, लिखो एज मेजर्ड बाय, एज मेजर्ड मापा जाता है, कौन मापता है उसको, यहां लिखना साफ साफ, लिखो इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आपको पता है इंडस्ट्रीज जब प्रोडक्शन करती हैं इसके बेसिस पे भी उनको मेजरमेंट किया जाता है, कौन करता है, आईआईपी, दिस इज आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जैसा बोलते हैं ना सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ऐसे होता है, आईआईपी भी होता है बेटा। आगे लिखो, आईआईपी हो गया, और कौन है, और भी लिखो, नेशनल इनकम पता लगा लो। अगर आपको पता होगा कि भैया नेशनल इनकम कितनी, क्योंकि नेशनल इनकम के बेस पर ही पर कैपिटल इनकम निकलती है, हाँ है ना भैया, प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, ये कैसे पता चलेगा, नेशनल इनकम के बेसिस के ऊपर। लोगों के पास कितना काम है, मतलब जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया आपके लिए, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हमारे लिए वेलफेयर हम जानते हैं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है, कंजम्पशन का लेवल कितना है, कंजम्पशन कितना कर रहे हो, रिमेंबर कंज्यूमर की स्पेंडिंग हैबिट कैसी है, किन चीजों पर खर्च करते हैं, बताओ बताओ बताओ, क्या ये सारी चीजें एंटायर लेवल पर अफेक्ट नहीं करती क्या, जवाब देना, ये सारी चीजें एंटायर लेवल पर अफेक्ट नहीं करती क्या, सोच के देखो, ये सारा का सारा पार्ट एंटायर लेवल पर। वे सिंपल सी बात ना, कंज्यूमर की बिहेवियर कैसा है, इंडिया में लोग किस पे खर्च करते हैं, चेक करना। हमारी इकोनॉमी की अगर बात करूं तो इंडिया में लोग किस पे खर्च करना पसंद करते हैं, यदि कंजम्पशन ज्यादा करते हैं इंडिया के लोग, सेविंग कम करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जैसा बिहेवियर है, जैसा एटीट्यूड है, ये भी एनवायरमेंट का पार्टी तो है, हाँ है ना। गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, कंज्यूमर ने क्या किया, सारे कौन से फैक्टर हैं, ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। ये सर याद है आपको पास में, हाँ सर, नोट करो इसको, आगे और लिखवाता हूं इसमें। ये पार्ट हमने लिखा, अब इसको वन में पढ़ेंगे हमारे पास में हम, ठीक है, ओके। इसमें लिखो आगे से, अब मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग को डिवाइड किया गया है
वो हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लिख लो इसके अंदर, ए पार्ट लिख लो, इसमें लिखो इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग, लिखो सही। इंडस्ट्री का मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स, मतलब प्रोडक्शन यूनिट का ग्रुप, आप पढ़ चुके हैं पहले भी एक वर्ड, मतलब ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट। सिंपल सी बात, दिल्ली में सुना, अब एग्जांपल दूंगा, बोलते ना इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया ये क्या है, लिखो एग्जांपल, लिखो इसमें डिमांड फॉर टू व्हीलर्स, ये कार इन इंडिया, बाइकों की डिमांड कितनी है, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं। बी पार्ट लिखो फर्म लेवल फोरकास्टिंग, फर्म लेवल फोरकास्टिंग। फर्म में क्या है, एक की बात करोगे, यस सर, तो लिखो इसमें एग्जाम्पल के लिए, ये भी एग्जाम्पल ही था। मैंने बोला बताओ भैया बजाज स्कूटर की क्या है, बताओ, क्या बोला मैंने, एक्टिवा स्कूटी की क्या, बताओ, डिमांड फॉर एक्टिवा स्कूटी, लिख दूं, जो मन करे वो लिखो, सिंगल का लिखो, लेकिन डिमांड फॉर किसान कैचअप, डिमांड फॉर एक्टिवा स्कूटी, ठीक है, नोट करो, चलते हैं इसे आगे। तो अभी जो हमने लिखा है बेटा, ये कौन सा पार्ट लिखा है, हमने लिखा है कि फोरकास्टिंग के अंदर फर्स्ट पार्ट बनता है कौन सा, मैक्रो लेवल वाला, इसके दो पार्ट्स हैं, जिसमें क्या कुछ है हम बातें पढ़ेंगे अभी हमारे पास इसके बीच में, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। ये था मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग, दूसरा टाइम पीरियड के बेस के ऊपर ये डिमांड फोरकास्टिंग कैसे होती है। इन दोनों बातें लिख लिया हमने, इंडस्ट्री भी लिख लिया, फर्म भी लिख लिया। तो सिंपल सी बात है, बिजनेस अपनी डिसीजन लेगा बेटा तो वो चेक करेगा ना कि ऑल ओवर इंडिया उसके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। अब मैं बोलूं पूरे इंडिया में कार की डिमांड कितनी, और बोलूं कि एग्जांपल के लिए मान लो कोई एक सिंगल मैन्युफैक्चरर सोचता है अरे यार मेरा स्कूटर बिकेगा नहीं बिकेगा, तो बना रहा हूं, पॉइंट इज सिंगल पार्ट है, फर्म वाला बोलते हैं उसको। पहले ये वाला नोट करो, फिर ये साइड में नोट करना, ठीक है, नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो चलो चलो, बस बस अभी आने वाला मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, जो हमें मेनली पढ़ना है हमारे पास में, पहले नोट करेंगे फिर समझ लेंगे इस पार्ट को पूरा। ओके ओके सर, ओके, चलो तुम चलो हम बढ़ेंगे आगे। चल। और पिछली क्लास की कोई भी डाउट अगर रहे बेटा आप लोगों को, प्लीज मैं चाहूंगा कि अपने डाउट्स आप लोग मुझे सेंड जरूर करें बेटा, प्लीज, ठीक है। कोई भी डाउट किसी क्लास के रिगार्डिंग रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप डेफिनेटली मुझे इस नंबर पे, जो नंबर को दिख रहा है नीचे, इस पे मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे बेटा, ठीक है, डाउट को अपना, ओके, ओनली व्हाट्सएप, ओके, सॉरी, ठीक है, हाँ जी। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया। सेकंड लिखो, ये हमने लिखा हमारे पास पहला पार्ट मैक्रो लेवल में, सेकंड लिखो और किस बेस पे है, लिखो on the basis of time period, on the basis of time period, टाइम पीरियड के बेसिस के ऊपर भी डिमांड फोरकास्टिंग। बोर्ड पूरा दिया तुम्हें मैंने ताकि तुम्हें क्लियरली देख पाए नोट करते टाइम पे। इसमें लिखो बेटा शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग, फर्स्ट क्या है, टाइम क्या होता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, हाँ है ना, यस सर, तो फर्स्ट लिखो, लिखो तो सही, इसमें लिखो ए पार्ट लिखो शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग, शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग, दूसरा लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म में लिख लो, इसमें आगे लिखो बेटा एक बार, ये शॉर्ट टर्म का मतलब यहां पे क्या, नॉर्मली इकोनॉमिक्स में आप शॉर्ट टर्म किसको बोलते हो बताऊंगा अभी आपको, लेकिन इसमें आगे लिखो एक साल या एक साल टर्म का टाइम पीरियड, या वेयर सम फैक्टर्स आर वेरिएबल सम आर और फिक्स नेचर, बोलते हैं ना। शॉर्ट टर्म पीरियड को आप दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक तरीका क्या है, हम नॉर्मली बोलते हैं एक साल या एक साल से कम का टाइम पीरियड, बिजनेसेस जो अपना अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं उसको बोलते हैं वो लोग, पर जब इकोनॉमिक टर्म में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, वेयर सम फैक्टर्स आर फिक्स सम आर वेरिएबल, रिमेंबर, याद है आपको पॉइंट। तो लेकिन हम पढ़ रहे हैं बिजनेस वाले पॉइंट पे, तो वी आर यूजिंग द पॉइंट 1 ईयर वाला पार्ट। नॉर्मली हम कौन सा यूज करते हैं, वेयर सम आर फिक्स सम आर वेरिएबल, दोनों यूज कर सकते हैं। चले आगे लिखते हैं इसमें, लिखो इसके अंदर बेटा
कौन सा पीरियड? ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 ईयर, इसको नीचे लिखो। अब एक मुद्दा आता, क्यों लिखवा रहा हूं, लिखो। इसी फोरकास्ट को कहा जाता है बेटा ऑपरेशनल फोरकास्टिंग। लिखो, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनल और वी कैन से ऑपरेटिंग फोरकास्टिंग। भैया 1 साल का फोरकास्ट करोगे तो सिर्फ इतना ही जान पाओगे ना कि बिजनेस में क्या दिक्कतें आ रही है ऑपरेशंस के अंदर। आया ना? एग्जांपल लिखो, ये कब काम आता है? चलिए लिखो, इसमें लिखो, इट इज यूजफुल टू एस्टिमेट, सीधा लिख लो इसको, यूजफुल टू एस्टिमेट, यूजफुल टू एस्टिमेट मतलब फोरकास्ट करना। कौन सा? एग्जांपल लिखो, स्टॉक रिक्वायरमेंट, किसी बिजनेस में कितने स्टॉक की रिक्वायरमेंट है, ये ऑपरेशन का पार्ट है, यस और नो, चेक करो। और लिख लो, वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, याद है? हाँ, वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट होगी एक्सेट्रा। एसिड डिसीजन के लिए कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म पार्ट बोलते हैं। सेकंड लिखो इसके अंदर बेटा, बी पार्ट लिखो इसके अंदर, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग या फोरकास्टिंग। आइडिया लगता जा रहा है ना? हाँ सर, देखो आपकी इकोनॉमिक जुड़ रही है धीरे धीरे। किसके साथ जुड़ रही है? आपकी इकोनॉमिक का फेयर चल रहा है बिजनेस के साथ में। अच्छा, हाँ नोट करो इसको, लिखो इसमें आगे लिखो बेटा। लॉन्ग टर्म में क्या लिखोगे? एग्जाम्पल टाइम पीरियड बताओ, कौन सा लिखोगे? लिखो एक टाइम पीरियड, कौन सा? 1 साल से 5 साल तक, नॉर्मल जो हम बोलते हैं, हालांकि इसका नेचर डिपेंड करता है, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं कि 1 साल से ऊपर वाला पार्टी, ऐसा नहीं है। 1 साल से 5 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये कौन सा लॉन्ग टाइम पीरियड बोलते हैं। नॉर्मली इकोनॉमिक सेंस में मीनिंग क्या होता है? वेयर ऑल दी फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जहां इनको सबको चेंज किया जा सकता है प्रोडक्शन में चेंज करने के लिए, उसे कहते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड एज पर इकोनॉमिक सेंस। बट पॉइंट इज, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस पार्ट, हम बोलते हैं 5 साल का टाइम पीरियड या 1 साल से ऊपर का टाइम पीरियड, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म बोलते हैं। नोट करो इसको, लिखते हैं बेटा। देखिए जनरली कौन सा लिखो, मे कवर 1 to 5 years, जनरली ये कौन सा है? लॉन्ग टाइम पीरियड है। एग्जाम्पल लिखो इसमें, लिखवा दो सर, आगे लिखवा दो, इसको नोट करो पहले। बताओ भैया, प्लांट की कैपेसिटी को एक्सपेंड करना चाहते हो, कितने लोग काम करें, कितने लोगों को निकाल दें, मैन पावर प्लानिंग, पैसा कितना आएगा, कहां से आएगा, कहां से इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आया ना? यस सर, नोट करो। हम थक जाते हैं, अरे पता है मुझे बेटा थक जाते, तुम नहीं थकोगे, सोचो ध्यान से। एक बार पढ़ लिया, उसके बाद में क्वेश्चंस आने शुरू हो गए तो सिंपल सी बात बेटा, जितनी मेहनत कर रहे हो वो सारी वसूल हो जाएगी। इन शॉर्ट ये है। चलें आगे, ऊपर स्टॉक लिखा है मैंने, स्टॉक, स्टॉक रिक्वायरमेंट लिखा है बेटा, ये स्टॉक रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। चले, कैश कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए उसके लिए, इसी में लिखो। एग्जाम्पल के लिखो, जो बोला हमने वही लिख लेते हैं, जो बोला है वो लिख लेते हैं। लिखो इसमें, लिखो एक्सपेंशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, मतलब बढ़ाना बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी। और लिख लो इसके अंदर जो बोला था, मैन पावर की प्लानिंग, कितना लोग चाहिए कितना नहीं चाहिए, कितने को निकाल देना कितने नहीं लगाने हैं। थर्ड लिखो, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है हमारे पास टाइम के बेसिस के ऊपर। इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट जो हमने हेडिंग लिखने वाले हैं वो है हमारी मेथड्स बेटा, बस लास्ट पॉइंट है इसका। डिमांड फोरकास्टिंग का लास्ट पॉइंट लिखने जा रहे हैं, टेक्निक्स और वी कैन से मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए इंडिया के अंदर, और इवन नॉट इन इंडिया ओनली बेटा, अब्रोड के अंदर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आज भी
चाहे किसी भी कंपनी की बात करो, एप्पल की बात करो, माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, आईबीएम की बात करो, इन्फोसिस की बात करो, रिलायंस की बात करो, हर एक बिजनेस डिमांड को फोरकास्ट करता है। एग्जांपल के लिए जियो जब लॉन्च हुआ था, जियो ने भी तो प्लान किया था ना। जब जियो लॉन्च हुआ था उसने भी देखा था ना कि भाई इंडिया में लोगों को क्या चाहिए, बोला भैया फ्री में मिल जाए, फ्री में चाहिए। पर बाद में हैबिट डाली, क्या बोला, अरे यार अच्छी सर्विस दे दो फ्री के अंदर, बाद में बोलो कि हाँ पैसा दे दो हमारे पास इस चीज का। ये क्या था, डिमांड को फोरकास्ट किया कि डिमांड किस चीज की है और लोग क्या चाहते हैं, किसी दूसरी कंपनी को क्यों छोड़ेंगे। तो तरीका था उसके पास में, वो हम बात करेंगे आगे। लिखो इसमें, समझ में आ गया। चले आइए हेडिंग बनाते हैं बेटा। हेडिंग बनाओ मैथड्स और वी कैन से टेक्निक्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिमांड फोरकास्टिंग का। लिखो लिखो मैथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। मैथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक है जिन्हें यूज किया जाता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं तो कहोगे सर ये तो हमने नाम सुना हुआ, हाँ मैं भी कहूंगा नाम सुना हुआ है। लिखो फर्स्ट, लिखो बेटा। हालांकि हमारे पास हम बात करते हैं कि कोई इजी मेथड तो नहीं होता फ्यूचर के लिए, लेकिन बात करते हैं। फर्स्ट लिखो, सबसे पहला लिखो, लिखो सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। सर्वे किसकी, बायर की इंटेंशन का। बायर क्या सोच रहा है, इंटेंशन मतलब सोचने को बोलते हैं। बायर की सोच के ऊपर सर्वे करना। देखते नहीं हो टाइमली बेसिस पर कंपनी आपसे सर्वे करती रहती है, क्या खरीदना पसंद करोगे, फीडबैक दो हमें। समझाऊंगा, एग्जांपल दूंगा इसके रिगार्डिंग, नोट करो। इसमें लिखो पहले, अब लिखने वाला पॉइंट लिखो थोड़ा बाद। इसमें क्या लिखो, इस मेथड में क्या होता है, लिखो इन दिस मेथड, लिखना शुरू करो। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड क्या, कस्टमर्स, लिखते रहो। कस्टमर्स आर आस्क्ड, कस्टमर से पूछा जाता है कि बता तेरी रजा क्या है। आस्क क्या, व्हाट दे आर प्लानिंग टू बाय, व्हाट दे आर प्लानिंग टू बाय। और आज की टाइम में ट्रेंडिंग है, ध्यान रखना। कस्टमर से ही पूछते हैं, रिव्यू लेते रहते हैं आप लोगों से, होता है ना। हाँ, प्लानिंग टू बाय, आप क्या खरीदना चाहते हो। कब अराउंड कब पूछता है, यूजुअली इन ए ईयर। नॉर्मली ये बात आपसे शॉर्ट टर्म बेस पे पूछी जाती है, लॉन्ग टर्म नहीं। अगले 10 साल में क्या खरीदोगे पूछता कोई आपसे, कभी नहीं पूछता। इसमें नीचे लिखो बेटा, इसके अंदर, इसी में नीचे लिखो, ए लिखो, ए में फर्स्ट लिखो बेटा। लिखो ये मेथड क्या करता है, लिखो दिस मेथड इन्वॉल्व्स, दिस मेथड इन्वॉल्व्स ये कंसीडर क्या, लिखो यूज ऑफ कंडक्टिंग। पढ़ाऊंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। लिखो क्या कंडक्टिंग, लिखो डायरेक्ट इंटरव्यूज, डायरेक्ट इंटरव्यूज, या किसी पर्सन को, याद करो 11th में पढ़ के आए थे, मेलिंग क्वेश्चनरीज, याद आया। एक क्वेश्चन पेपर घर भेज दिया गया आपके पास में और बोला भर के भेज दो। रिमेंबर, किसके रिगार्डिंग, उनकी इंटेंशन को जानने के लिए। इसलिए लिख लो किस बारे में, लिखो कौन सा क्वेश्चन पेपर, आस्किंग कस्टमर्स अबाउट देयर इंटेंशन, asking customers about their intention, what they are planning to buy, what they are planning to buy। क्या खरीदना चाहते हो बताओ, हमें बताओ। ये क्या है बेटा, ये एक तरीके से जानना है सामने वाले पर्सन से, भाई तुम्हें बेचना है, इसको बेचना, उससे ही पूछ लो क्या चाहिए उसको। तो ये तरीका क्या होता है, इसको बोलता है क्वेश्चन, इसके मैंने सर्वे कर रहे एक तरीके से। आप इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो इसको, फिर आगे लिखेंगे। चलो 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 नोट करो। अब क्वेश्चन पूछोगे सर ये सर्वे तो ठीक समझ में आ गया, बट इस सर्वे को करने का तरीका क्या है। तरीके तो है हमारे पास में, कौन कौन से, आओ पढ़ लेते हैं। चलो लिखते हैं, 3 तरीके से ये होता है। चलो 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 चल चलो, नोट करो। कस्टमर से ही पूछना कि भाई तुझे क्या चाहिए, उससे ही पूछ लो। ये क्या है, ये सर्वे करना होता है। इसमें क्या क्या तरीके हैं, नोट करें। अरे ये तो नोट कर लिए हम। ऊपर लिखा है यूजुअली इन ईयर, लिखा है बेटा ये वाला मैंने, ये वाला लिखा है यूजुअली इन ए ईयर, शॉर्ट टर्म बेस पे।
नॉट गुड। फिर पढ़ लेंगे हम। बोलो चले आगे। अब बात कर लेते हैं कि सर जनरली ये जो आपके पास सर्वे है ये कैसे कंडक्ट किया जाता है, कौन से मेथड से कंडक्ट होता है। ठीक है, लिखो इसके अंदर बेटा, लिखो methods used in conducting such survey। इस सर्वे करने के लिए कौन से तरीकों का यूज किया जाता है, इसमें नीचे लिखो बेटा। फर्स्ट लिखो कंप्लीट एन्यूमरेशन। याद आया, एक पर्सन जाएगा, सब कुछ पूछेगा, भाई बता, और पूरा फॉर्म भर के लेके आएगा। याद आया, जब लगता है ना किसी कस्टमर को, एग्जांपल दूं, सुनो ध्यान से बात को। आपने देखा हो बैंक्स वगैरह के अंदर क्या होता है, किसी पर्सन को अपनी फिक्स डिपॉजिट करवानी है, किसी को क्रेडिट कार्ड लेना है, तो नॉर्मली क्या करते हैं, बैंक वाले बोले भैया आपको चाहिए, घर तक आते हैं आपके, वो आप उसका एग्जीक्यूटिव घर पे आएगा फॉर्म लेके, मैम बताइए, आप बताइए क्या डिटेल्स आपकी, सब कुछ पूछता है आपसे। अब आपको टेंशन देता ही नहीं है, पूरा लिखता है अपने हाथ से और पूरा पूछता है आपसे। व्हाट इज दिस, कंप्लीट फॉर्म में एक एन्यूमरेटर आपके घर पे आता है और आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है। ये भी तरीका हो सकता है, लेकिन किस केस में होता है, जब कोई पर्सन खरीदना चाहे, जबरदस्ती करते हो में क्या होता है, क्या एग्जांपल के लिए, क्या किसी के घर में जबरदस्ती घुसते हो आप लोग? नहीं सर, जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, जो खरीदना चाहते हैं, जिनके पास बिलिंग पावर भी है और जो एबिलिटी भी है, परचेसिंग पावर भी है, और जो इंटेंडेड भी है खरीदना चाहने के लिए, उनसे क्या होता है, ये वाला टेक्निक यूज किया जाता है। पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है कंप्लीट एन्यूमरेशन में, लिखो बेटा, फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें लिखो, लिखो वेयर ऑल पोटेंशियल कस्टमर्स, लिखो वेयर ऑल potential customers of a product are interviewed कि क्या खरीदना चाहते हैं, उनसे पूछने के लिए। ठीक है, सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, हालांकि आपको पता है ना क्या होता है ये वाला पार्ट, तो टाइम कंज्यूम होगा नहीं होगा, होगा सर। सेकंड लिखो सैंपल, अब सबसे ना पूछ के नॉर्मली सैंपल, कौन कौन खरीदना चाहता है उनसे पूछ लो, सैंपल सर्वे। इसमें लिखो बेटा, इसमें लिखो सैंपल, लिखो वेयर ओनली फ्यू कस्टमर्स आर सेलेक्टेड, वेयर ओनली फ्यू कस्टमर्स आर सेलेक्टेड, और उनसे पूछा जाए। होता है ना मॉल्स वगैरह में, क्या होता है, यही तो होता है, आप जा रहे हो, अरे मैम क्या चाहते हो, क्या खरीदना चाहते हो, कस्टमर्स आर सेलेक्टेड एंड इंटरव्यूड व्हाट दे वांट टू बाय। थर्ड लिखो, सी लिखो, इसमें लिखो एंड यूज मेथड और इनपुट आउटपुट मेथड, एंड यूज मेथड, या इसी को बोला जाता है बेटा क्या, याद रखना एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला है, और मुझे पता है कि इस टाइम बच्चे कैसी तैयारी कर रहे होंगे, उनको लग रहा है क्या डिमांड फोरकास्टिंग छोड़ना क्या काम का टॉपिक है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, ध्यान रखना, इसीलिए टॉपिक डाला गया आपके पास में। एंड यूज मेथड या इनपुट आउटपुट मेथड, ये कब की बात है, लिखो वेयर द बल्क ऑफ गुड्स इज मेड, लिखो, इसमें लिखवाता हूं, वेयर द bulk of goods is made for industrial manufacturers। अब इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, मशीनें चाहिए नहीं चाहिए, हाँ, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स हु यूजुअली हैव डेफिनेट फ्यूचर प्लान। आपकी तरह हमारी तरह कस्टमर नहीं, आपकी तरह कस्टमर नहीं कि नॉर्मली पूछ ले खाने के लिए आइटम चाहिए, नहीं, इनको मशीनें चाहिए, उनका प्लान फिक्स है किस चीज के आइटम चाहिए उन्हें, वो यूजुअली हैव, लिखो डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स। उनके लिए क्या होता है, एंड यूज मेथड या इनपुट आउटपुट मेथड, कि भैया
रॉ मटेरियल कितना लगने वाला है भैया, रॉ मटेरियल कितने लगने वाला है और उसका आउटपुट प्रोडक्शन कितना निकल के आने वाला है, इस टाइप की चीजें पूछते हैं आपसे। नोट करो, उसको आगे बढ़ते हैं फिर। चलो चलो नोट करो। हाँ जी बेटा, नोट हो गया। बोलो बोलो बोलो। तुम कहोगे हम चलेंगे आगे। सर खत्म कब होगा? बस खत्म होने लिखने वाला काम खत्म होने वाला बेटा, बस जल्दी से, बस थोड़ा सा पार्ट और। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ छूट जाए, छूटना नहीं है टॉपिक को लेके। चले, देखिए एक बात बताओ नॉर्मली मुझे कि अगर ये सारे मेथड इसको यूज किया जाएगा तो बताओ कहीं ना कहीं इस मेथड का बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? कस्टमर पे आ रहा है। आप कहीं ना कहीं ये देखो, लिसन टू मी, कोई पूछे आपसे कि सर्वे मेथड का बर्डन किसके ऊपर ट्रांसफर होता है? सर्वे मेथड का बर्डन कस्टमर पे डाल दिया। आप कस्टमर पे डाल रहे हो, भैया तुझे क्या चाहिए बना दे, हमें वो बना के दे देंगे आपको। नॉर्मली क्या होता है, आज तक कहता है कि भाई जो प्रोड्यूसर होता है वो जो अजम्पशन लगाता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, रिमेंबर, क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। बट जनरली द बेस्ट पार्ट इज भैया जिसके लिए बना रहे हो उससे पूछ लो। तो कहने का मतलब बर्डन किसके ऊपर आया? ये बर्डन आया किसके ऊपर? ये बर्डन आया आपके कंज्यूमर के ऊपर। और बताइए मुझे, जब कंप्लीट एन्यूमरेशन होगा तो क्या टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, कॉस्टली नहीं है सर। आइए बात करते हैं, आगे लिखते हैं, चले इसमें। ओके, तो ये वाला किसके लिए था बेटा? एक इंडस्ट्रियल के लिए था हमारे पास में। आगे आते हैं, नेक्स्ट लिखो। हमने एक पार्ट लिखा, दो पार्ट लिखा, एक लिखा, ओके। एक बार बी लिखो, बी लिखो, नोट करो, इसमें लिखो कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। लिखो तो सही, तुम गाना गा के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। सोच रहे होंगे सर 11th क्लास में कुछ पढ़ा था, कहां से घूम घूम के आ रहा है। हाँ बेटा, चलो इसमें लिखो बेटा, ये मेथड को और नाम क्या लिखो। अच्छी बात, देखो ये टॉपिक आते हैं एग्जाम के अंदर, कोई पूछ ले आपसे कलेक्टिव मेथड का दूसरा नाम क्या, लिखो। लिखो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, लिखो सेल्स फोर्स, सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड। ओपिनियन लिखा मैंने, सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड, या इसी को एक और नाम से बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं, लिख लो, यो ग्रास रूट अप्रोच, ग्रास रूट अप्रोच। सामान खरीदने किसके पास जाते हो? रिटेलर के पास। अगर उसी से पूछ लिया जाए कस्टमर को क्या चाहिए तो उसे बोलेंगे कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। आइए लिखते हैं इसके अंदर, नीचे लिखो, इसमें स्टार बना के लिखो, फर्स्ट लिखो बेटा इसके अंदर, लिखो अंडर दिस मेथड, अंडर लिखते रहो, समझाऊंगा पूरा पार्ट। अंडर दिस मेथड लिखो सेल्समैन, जो बेचने वाला है, सेल्समैन आर आस्क, वहां पे क्या था, कस्टमर डायरेक्टली आ गया, सेल्समैन से पूछेंगे यहां पर, सेल्समैन आर आस्क्ड टू एस्टिमेट, टू एस्टिमेट एक्सपेक्टेशंस, कि बता भाई कितना बिक जाएगा, तुझे क्या लगता है, ऑफ सेल्स इन देयर टेरिटरी, मतलब उनके एरिया के अंदर, इन देयर टेरिटरी, उनकी बाउंड्रीज में, एरिया में क्या कुछ बिकता है और कौन मांगता है। रिमेंबर, सिंपल सी बात ना, एक बात मुझे बताना ध्यान से बेटा, कस्टमर के सबसे करीब कौन होता है? सोचो, हम जिससे आइटम खरीदते हैं हमारे करीब कौन होता है? रिटेलर है, होलसेलर है, यही तो लोग है ना। जो एग्जांपल के लिए मान लो जो बना के बेचे, उसको नहीं पता कि कस्टमर को एक्चुअल में क्या चाहिए। लेकिन बेस्ट पार्ट इज, अगर मैं चाहूं कि मेरी कॉस्ट भी बच जाए, मुझे आइडिया भी लग जाए, तो जो बेच रहे हैं कस्टमर डायरेक्टली टच में है, उनसे ही पूछ लूं तो। यस और नो? आइए बात करते हैं, लिखो सर, लिख भी सकते हैं इसके अंदर बेटा, इसके अंदर जो हमने बोला, बिकॉज, क्यों, ऐसा क्यों, लिखो रिटेलर्स, होलसेलर्स
are very close to the customer. एग्जामिनर ने आपसे एग्जाम में पूछा कि बताओ भैया ऐसा कौन सा मेथड है जहां पर सेल्समैन से पूछा जाता है कि बता भाई तेरी डिमांड क्या है और उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन करता है. कौन सा वाला पार्ट है? यही मेथड है, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड बोलते हैं इसको बेटा. चलो 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 आगे बढ़ते हैं. चले आगे लिखो, इसी में जो खत्म नहीं हुए नोट कर लिया, कर रहे हैं सर, इसे नोट कीजिए फिर आगे लिखते हैं. इसी में लिखना अभी कुछ पार्ट, फिर पढ़ेंगे इसको, आज ही पढ़ेंगे. चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज लिख लो बेटा, आज ये पूरा पार्ट लिख लो, बस थोड़ा सा बचा हुआ है समझेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके चलो आगे लिखो. इसमें ये तो अच्छी बात सुना दी थी आपने. हाँ बेटा चलो इसमें लिखो, आगे लिखो. लिखो दिस method is based on the first hand knowledge of the salesman. सिंपल सी बात ना बेटा, ऐसा तो नहीं है कि सेल्समैन आपके पास अपने पास में बिना रिक्वायरमेंट का सामान लेके, वो वही सामान लेके खरीदता है अपने पास में जो आप खरीद सकते हो उससे, जो खरीदोगे आप उससे. बट इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लिखो, बट its main drawback is it is subjective. हर बात पूछो, कोई क्वेश्चनरी थोड़ी भर के देगा आपको ना, ऐसा नहीं है. सारी बात पूछ के करनी पड़ेगी इससे आपको. ठीक है, अब मुद्दा आता है यहां पर. एक पॉइंट और लिखो इसके अंदर, ये डिसीजन कैसे लेगा लिखो, क्या ये कितना एक्यूरेट है लिखो. द एक्यूरेसी कितना एक्यूरेट है, क्यों सही बताया गलत बता रहा है. एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द इंटेलिजेंस, विजन, उसका विजन क्या है, एंड हिज एबिलिटी. ये सारे सेल्समैन एक जैसे तो होते नहीं है सर. एंड हिज एबिलिटी किस चीज की, टू फोरसी, देखने की, टू फोरसी द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनी अननोन फैक्टर. कस्टमर भी तो डिफरेंट टाइप के हैं, तो इसका मतलब क्या हो भैया, ये आपके सामान सेल्समैन की विजन पे डिपेंड करता है, उसकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, उसकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि क्या वो कस्टमर की नीड को पहचान रहा है. तो ये सारे कस्टमर सेम तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या बन गया, क्या इसके लिए ड्रॉबैक नहीं बन गया, ये सर ड्रॉबैक बन गया. सब्जेक्टिव होना भी ड्रॉबैक का पार्ट है. हर बात के सबसे पूछेगा, कितनी बातों का एक्सप्लेनेशन देगा, आंसर देगा. इट मीन कुछ बताएगा कुछ नहीं बताएगा. व्हाट इज दिस, ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है, लेकिन फायदा भी तो इस चीज का. यस सर, आई नोट करते, इसको समझ में आ गया. चले समझ में नहीं, समझाऊंगा बेटा. बस 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 एक और लिखेंगे फिर खत्म, फिर लिखवाने वाला काम खत्म, फिर समझाएंगे बस नेक्स्ट क्लास में. ओके ठीक है, बस बस तुम इसे नोट कर लो, लिखने वाला काम फिर खत्म. डिमांड फोरकास्टिंग का पार्ट यहां खत्म हो जाएगा और हम पढ़ेंगे फिर कंज्यूमर बिहेवियर. ओके आज नहीं, पहले समझाऊंगा इसको, फिर लिखवाऊंगा, पढ़ाऊंगा आपको. ठीक है, नोट हो गया. चले, एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड. जनरली यूएस का मेथड है ये जो पढ़ाने वाला हूं अभी आपको, मैं लिखवाने वाला हूं. यूएसए में इसका इंट्रोडक्शन हुआ, यूएसए ही स्टार्ट हुआ. द नेम इज एक्सपर्ट ओपिनियन. वहीं से स्टार्ट हुआ कि भैया एक्सपर्ट से पूछ लो. भैया एक्सपर्ट्स कौन होते हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, वो ट्रेन पर्सन्स हैं. एग्जाम्पल जैसे आप लोग सीए कर रहे हो तो आपके पास भी हर एक चीज की नॉलेज है. आप पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे अपना आपका एक्सपीरियंस लेवल, आपका एक्सपर्ट वाला पार्ट बढ़ता जाएगा धीरे धीरे. तो व्हाट इज दिस, आपसे कोई पूछे बेटा आज की बताओ मुझे, जब सीए बन जाओगे या कुछ सालों के बाद आप आर्टिकलशिप में क्लियर करोगे तो आपसे कोई पूछेगा अरे बताना यार सीए में क्या क्या होता है, तो आप बता पाओगे ना, क्योंकि आपने वो चीज का एक्सपीरियंस लिया है. रिमेंबर, आइए पढ़ते हैं इसको लेके आगे बढ़ते हैं. चलो
नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन लिखते हैं। लिखो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अलग से इस पे क्वेश्चन बन सकता है, अलग से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें लिखो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। जनरली इनके ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है ऑब्जेक्टिव में, इनके दूसरे नाम पूछ लेता है, क्या क्या नाम है इनके। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, इसी को बोलते हैं क्या, इसके ब्रैकेट में लिखो डेल्फी मेथड। हाँ, ये तो सर हमने एग्जाम में क्वेश्चन देखा था, आया हुआ है। लिखो डेल्फी मेथड, DELPHI, डेल्फी मेथड। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड को ही डेल्फी मेथड बोलते हैं, पीछे था ना ग्रास रूट मेथड, इसको बोलते हैं डेल्फी मेथड। इसमें नोट करो, लिखो इसके अंदर बेटा, इस मेथड में क्या होता है, लिखो, लिखो तो सही, बोलो तो सही, लिखो। फर्स्ट लिखो, स्टार बना के लिखो इसके अंदर, लिखो अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड of demand forecasting, of demand forecasting, मेन बात पे आओ, क्या देखो, व्यूज, व्यूज किसके व्यूज, ऑफ स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स पर्सन के लिए, द व्यूज ऑफ स्पेशलिस्ट, या वी कैन से एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट्स, बोलते ना कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड कंसल्टेंट्स। देखो, are sought to estimate, is used to estimate, is used to estimate the demand, कौन सी वाली, इन फ्यूचर वाली, फ्यूचर में क्या रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये लोग जो एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट हैं क्या है, ये खुद से प्रोफेशनल ट्रेंड लोग हैं होते हैं बेटा। इसमें लिखो, एक बात लिखो इसके अंदर, ए पार्ट बना के लिखो, ये डेल्फी मेथड आया कहां से, लिखो इसके अंदर, डेल्फी मेथड कह दूं या बोल दूं डेल्फी टेक्निक, डेल्फी डेल्फी डेल्फी, लिखो द डेल्फी टेक्निक, लिखते रहो बस, मुझे पता है बेटा आप थक जाओगे, अरे नहीं कोई बात नहीं सर, लिखवाते रहो। द डेल्फी टेक्निक लिखो, डेवलप्ड बाय, किसने इसे डेवलप किया, नाम लिखो, डेवलप्ड बाय ओलफ हैमलर, OLAF, ओलफ हैमलर, HEMLAR, ओलफ हैमलर। लिखो कहां पे, एट द रैंड कॉर्पोरेशन, एट दी, लिखो रैंड, RAND, रैंड कॉर्पोरेशन ऑफ USA, रैंड कंपनी में हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। किस लिए, उनको जानना था, किस लिए, लिखो इज यूज टू गेट, इज यूज, दिस मेथड इज यूज टू गेट द ओपिनियन, लिखते रहो बेटा, द ओपिनियन ऑफ ए नंबर ऑफ, ओपिनियन ऑफ ए नंबर ऑफ क्या, एक्सपर्ट्स, एक नहीं कई एक्सपर्ट से पूछना अबाउट द फ्यूचर डिमांड। अब एक ने क्या बोला, दूसरे ने क्या बोला, सबसे पूछोगे तो उनका कॉमन पार्ट क्या निकल के आया। दैट कॉमन टाइप ऑफ फोरकास्टिंग इज नोन एज डिमांड फोरकास्टिंग। इट इज सो, मैं 4 लोगों से पूछूं भैया तेरा मानना क्या, तेरा मानना क्या, तेरा मानना क्या, सबने बोला कुछ कॉमन निकल गया, वो कॉमन पार्ट क्या था, उनका एक्सपीरियंस था। दैट मीन्स वो मेरे काम आएगा, किसके लिए, डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। और खत्म नहीं हुआ, बस बेटा खत्म खत्म खत्म, नोट कर लो इसको फटाफट से। और एक बार में नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे होता है, ध्यान रखना। डेल्फी मेथड को यूज जब करते हैं एक सिंगल टेप पे नहीं होता, कई राउंड होते हैं। एक बार पूछा, दोबारा बार क्वेश्चन चेंज किए गए, रिपीट किए गए, ओपिनियंस निकल के आए, कमेंट्स निकल के आए। और ये कब तक होता है, जब तक आपका रिजल्ट निकल के ना आ जाए। लिखवा दो लाइन, लिख लो लाइन को, नोट कर लिया इसको। चले, लिखो इसमें, नोट बना के लिखो, नोट में लिखो एक बात, बस फिर लिखने वाला काम खत्म। नोट में लिखो बेटा, एक्सपर्ट्स आर प्रोवाइडेड,
experts are provided with information, उन्हें क्या मिलता है? Information and opinion feedback of other experts, कि करो किसको क्रिटिसाइज करना है, अदर एक्सपर्ट्स एट डिफरेंट राउंड्स, अलग अलग राउंड के अंदर। ये बताया कैसे होता है, दिखा रहा है, ठीक है। एट डिफरेंट राउंड्स, इसमें नीचे लिखो, एंड आर रिपीटेड बार बार रिपीटेड फॉर्म के अंदर, रिपीटेड क्वेश्चंस फॉर देयर ओपिनियन। सेम क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं, और कब तक? लिखो, comments till consensus emerges, comments till consensus मतलब सबका सेम मत हो जाना, जब तक लास्ट में सबका एक कॉमन बात के ऊपर जजमेंट निकल के ना आए तब तक वो बातें अपने बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। इसको बोलते हैं डेल्फी मेथड। ये हमारा पार्ट था। हालांकि एक और भी होता है, नाम लिख लो खाली इसका, स्टैटिस्टिकल मेथड। बट मेनली आपके पास जो ऊपर लिखे वो वाला पार्ट है, इसे नोट कर लो, इसे समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज नहीं पढ़ेंगे, आज लिखने वाला काम बहुत हो गया आप लोगों के साथ में। बस इसे नोट कर लो, बस और कुछ नहीं। तुम नोट करो हम आगे बढ़ेंगे, नोट करो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल जो मेथड होता है बेटा, वो सुपीरियर है, मोर साइंटिफिक है, रिलायबल है। इसमें लिख लो, जो लिख लो इसके अंदर, लिखना तो ताकि याद भी रहे आप लोगों को। देखो, सुपीरियर, मोर साइंटिफिक, रिलायबल, विश्वास कर सकते हो, क्रेडिबल बोलते हैं इसको, और फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी। बस नोट कर लो इसको, बस और काम नहीं करें। लिखने वाला काम खत्म, फिनिश करो इसको जल्दी से। चले, बस बेटा और नहीं करना इसमें। आज इतना ही करेंगे हम लोग अपने पास में। आज लिखने वाला कार्ड कर लिया इसमें। अब हमने इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इसे समझेंगे। समझने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना कंज्यूमर बिहेवियर वाला पार्ट, ओके। हालांकि आप सोच रहे हैं कि सर बिजनेस साइकिल, बेटा आपके अपकमिंग जो यूनिट्स हैं वो लेंथी नहीं है, पता होना चाहिए आप लोगों को। मार्केट वाला पार्ट जरूर हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपके पास में ये वाले पार्ट के बाद में कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ लेंगे, आपका ये पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, फिर आप बाकी पार्ट पढ़ लेंगे, तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।